देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों या नरसिम्हा राव, उन्होंने प्रिंट के फाउंडर एडिटर शेखर गुप्ता से क्या कहा? अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उसकी बारीकियों को सीखना चाहते हैं, तो द प्रिंट एक पत्रकारिता के स्कूल की स्थापना की है, जिसके माध्यम से आप 3 महीने के शॉर्ट इंटरैक्टिव कोर्स के जरिए पत्रकारिता की बुनियादी चीज़ों को सीख सकते हैं और साथ ही इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका भी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं और इस जनियम स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखें कि बीजेपी जहां सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन उसके समानांतर जो विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी, जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश की, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जिसके जरिए दोनों दलों ने 15 लोकसभा की सीटें पाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी का हिस्सा 5 लोकसभा की सीटें थी, बीएसपी को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें, जहां पर बीजेपी ये दम भर रही है कि वो तकरीबन 75 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेगी, वहीं पर समाजवादी पार्टी का जो शुरुआती यानी कि जो मैच की शुरुआत होती है वो बहुत ही खराब अंदाज में यानी कि गलत पिच पर बॉलिंग करते हुए उसकी शुरुआत हुई है। वो किस तरह से, उसको हम समझाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को बार बार अपने कैंडिडेट बदलने पड़े हैं। वो कैंडिडेट क्यों बदलने पड़े हैं? क्या है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने इस इतने क्रूशियल लोकसभा के चुनाव में अपने लोकसभा कैंडिडेट को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर जो लोकसभा का गणित है वो उन्हें बार बार अपने कैंडिडेट को बदलने पर मजबूर कर रहा, या फिर उन सीटों पर बगावत की स्थिति है? तो क्या है कुल मिलाकर कहानी, वो हम समझेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। शुरुआत करते हैं मेरठ की सीट से। मेरठ की सीट क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इंटरेस्टिंग है? आपने देखा होगा किस तरह से मेरठ की सीट एक ऐसी सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूपी के कैंपेन की शुरुआत की है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने मेरठ से अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। मेरठ पश्चिमी यूपी का एक तरह से गेटवे है, जहां पर न केवल वो पश्चिमी यूपी जो जाट बेल्ट है उसकी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, वहां पर बड़ी मंडी है। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत भी मेरठ से हुई थी। तो बीजेपी ने वहां पर एक तुरुप का पत्ता चलते हुए रामायण सीरियल के जो सबसे पॉपुलर अभिनेता थे अरुण गोविल, उनको लाकर खड़ा कर दिया, खास करके एक ऐसे समय में जबकि राम मंदिर का उद्घाटन जो जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। तो यानी कि राम मंदिर का जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखने के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक तरह से ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जनवरी से राम मंदिर का एक फीवर पूरे देश में फैला, उससे बीजेपी को लगा कि रामायण के सबसे बड़े किरदार यानी कि जो भगवान राम का चरित्र जिसने निभाया, उसको अगर चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कैरेक्टर है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो महिमा है, वो चुनाव में पूरे भारत में उसका मैसेज जाएगा और खास करके जो बीजेपी की हिंदुत्व कंस्टिट्यूएंसी है उसमें वो मैसेज बहुत तीव्रता से और प्रमुखता से जाएगा। इसलिए बीजेपी ने अरुण गोविल को खड़ा किया। लेकिन उसके समानांतर आप देखिए कि अखिलेश यादव ने क्या किया। अखिलेश यादव ने पिछले 1 हफ्ते में अपने मेरठ के 3 उम्मीदवार को बदला है। यानी कि पहला जो कैंडिडेट अखिलेश यादव ने खड़ा किया मेरठ से, वो भानु प्रताप सिंह थे, जो कि एक एक्टिविस्ट है और इसके अलावा उन्होंने ईवीएम पे काफ़ी सारे आंदोलन किए। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी रैली भी की थी, जिसके कारण उनको वो सीट मिली। हालांकि उन्होंने शुरुआत चौधरी चरण सिंह और आरएलडी पार्टी से शुरुआत की थी, लेकिन दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, यानी कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि दलित, चूंकि भानु प्रताप सिंह जो है वो खुद दलित समुदाय से आते हैं, मेरठ जो सीट है वहां पर तकरीबन जो दलितों की आबादी है वो 3.5-4 लाख के करीब है, मुसलमानों की जो आबादी है वो 5 लाख से ज़्यादा है। यानी कि एक ऐसी सीट पर जहां पर दलित और मुस्लिम इकट्ठा हो जाएं तो वहां पर जीतने की गारंटी हो जाती है और जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अखिलेश यादव ने यह सोच करके भानु प्रताप सिंह को वहां पर टिकट दिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वहां
पर जो लोकल यूनिट थी समाजवादी पार्टी की, उसने विद्रोह कर दिया और उनका ये कहना था कि भानु प्रताप सिंह आउटसाइडर हैं, वो बाहर के हैं और इसलिए वो ढंग से चुनाव नहीं लड़ रहे और वो अरुण गोविल को एक तरह से वॉकओवर मिल जाएगा, वो मुकाबला नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने उसके बाद एक दूसरा कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया, अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जो है वो मुजफ्फरनगर की जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, उसके सरदाना जो विधानसभा है उस क्षेत्र से विधायक हैं और अतुल प्रधान एक यंग डायनेमिक लीडर हैं और जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक बड़े नेता, जिसको एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जायंट किलर साबित हुए, संगीत सोम को हरा पाने में, संगीत सोम को अतुल प्रधान ने हरा दिया और इसलिए अखिलेश यादव ने सोचा कि अतुल प्रधान ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे उनके मुकाबले में, जो कि एक्टिविस्ट के रोल में उससे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आते हैं और 5% की आबादी मेरठ सीट पर गुर्जरों की है। तो उन्हें लगा कि अतुल प्रधान को देने से कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद अतुल प्रधान जब नॉमिनेशन फाइल करने के पहुंचे, उससे पहले ही उनका टिकट कट गया और वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक तीसरे कैंडिडेट को उतारा, जो है सुनीता वर्मा, जो कि वहां की पहली मेयर रह चुकी हैं और जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी पत्नी हैं। तो एक तरह से मेरठ जैसी सीट पर, जो न केवल वेस्टर्न यूपी बल्कि उत्तर प्रदेश और देश भर में जिस सीट पर सबकी नजरें लगी हुई है, क्योंकि वहां पे भगवान राम यानी कि रामायण सीरियल के अभिनेता अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, वैसी सीट पर अखिलेश यादव का जो म्यूजिकल चेयर था, यानी कि एक हफ्ते में 3 उम्मीदवार को बदलना, वो सबके लिए वाकई चौंकाने वाला था कि अखिलेश यादव को या तो जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उसकी जो कास्ट प्रोफाइल है, उसका जो चुनाव लड़ने की क्षमता है, उसका वो सही आकलन नहीं कर पा रहे, या फिर जो पुल एंड प्रेशर होते हैं इलेक्शन में, उसके दबाव में वो बार बार उम्मीदवार को बदल रहे हैं। सवाल सिर्फ मेरठ सीट का नहीं है, बल्कि कुछ और सीटों पर, यानी कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने पिछले 15 दिनों में एक उम्मीदवार के बाद दूसरा उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार के बाद तीसरा उम्मीदवार उन्होंने दिया है। इससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव को उतनी ही गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं जितना कि बीजेपी लड़ रही है। अब दूसरे सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट जहां पर मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी की का जो सिटिंग एमपी हैं एसटी हसन, वो वहां से सिटिंग एमपी हैं। पहले अखिलेश यादव ने एसटी हसन को सिंबल दिया कि वो जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करें। उसके बाद कहानी में मोड़ आता है और एसटी हसन के बाद, एसटी हसन नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भिजवाई और उसके बाद रुचि वीरा, जो कि एमएलए हैं, जो कि आजम खां की करीबी हैं, उनको टिकट दे दिया और उन्हें सिंबल दे दिया। और उसके बाद उस सिंबल को लेकर रुचि वीरा वहां से प्लेन पकड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए वो वहां से पहुंचती हैं मुरादाबाद, जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और समाजवादी पार्टी को चिट्ठी भेजनी पड़ी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पास में कि ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वो रुचि वीरा है। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तो उन्हें चाहते थे उन्हें टिकट देना, लेकिन ये आजम खां के दबाव में रुचि वीरा जो उनकी करीबी हैं उनको टिकट दे दिया गया। सिर्फ सवाल मुरादाबाद का नहीं है या मेरठ का नहीं है। तीसरी सीट पर आते हैं। जो तीसरी सीट है वो आपकी रामपुर की सीट है। रामपुर की सीट पर भी इसी तरह का फियास्को हुआ। रामपुर की सीट पर भी बार बार कैंडिडेट बदले गए। पहले जो आजम खां के करीबी थे आसिम रजा, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद आसिम रजा जब तक नॉमिनेशन फाइल करते, उसके बाद वहाँ पे जो दिल्ली से पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के जो क्लर्की हैं नदवी साहब, उनको भेज दिया गया कि उन्हें सिंबल दे दिया गया कि वो वहाँ से ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। तो मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, इसके बाद आप उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध नगर को ले लें, यानी कि जिसे हम नोएडा कहते हैं, जहां से महेश शर्मा इस समय बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी ने पहले जो कैंडिडेट घोषित किया वो महेंद्र नागर को किया। महेंद्र नागर का वहां पे विरोध शुरू हो गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने राहुल अवाना को टिकट दिया। राहुल अवाना का भी विरोध शुरू हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर से दोनों कैंडिडेट को बुलाया और फिर से महेंद्र नागर को टिकट दिया गया। यानी कि महेंद्र नागर पहले जो 16 मार्च को उन्होंने टिकट मिला, 20 मार्च को राहुल अवाना को टिकट मिल गया महेंद्र नागर का टिकट काट के, और 28 मार्च को फिर से महेंद्र नागर को बुला के सिंबल दे दिया गया।
बिजनौर सीट पे भी यही कहानी हुई। वहां पर पहले यशवीर सिंह को टिकट दिया गया, बाद में दीपक सैनी को रिप्लेस किया गया। बागपत सीट, वहां पर मनोज चौधरी को पहले टिकट दिया गया और बाद में फिर अमरपाल शर्मा जो उन्हें सिंबल दिया गया, जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मिश्रिक सीट, सबसे पहले 19 फरवरी को रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया। 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दिया गया और उसके बाद मनोज रघुवंशी की जगह पे उनकी पत्नी यानी कि संगीता राजवंशी को टिकट दे दिया गया। तो इस तरह से आप देखें कि जिन सीटों पर, इसके अलावा जो सबसे एक चर्चित सीट बदायूं सीट पर आप देखें कि किस तरह से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था जो उनके ही परिवार से हैं। बाद में धर्मेंद्र यादव की जगह पे शिवपाल यादव को यानी कि अपने चाचा को टिकट दे दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी उस सीट से नहीं लड़ना चाहते, उनके बेटे जो है वो आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल ये है, इन सारे जो समाजवादी पार्टी का जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है इन सारी सीटों पर, इसके पीछे की कहानी क्या है, या फिर अखिलेश यादव बार बार अपने इन सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार को क्यों बदल रहे हैं। अगर आप 2019 का चुनाव देखें, 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की फैमिली से अगर मुलायम सिंह यादव को छोड़ दिया जाए मैनपुरी से, तो अखिलेश यादव की पूरी फैमिली सारी सीटों पर हार गई थी। यानी यहाँ तक कि डिंपल यादव को भी चुनाव हारना पड़ा था। इसके अलावा उनके परिवार के जितने भी सदस्य खड़े हुए थे, चाहे फिरोजाबाद सीट हो, उन सारी सीटों पर उन्हें करारी हार मिली थी। और ये सारी सीटें वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव की सबसे मजबूत सीटें हैं, यादव बेल्ट की सीटें हैं, जहां पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव का जो ये म्यूजिकल चेयर है, फ्लिप फ्लॉप है कि एक बार उम्मीदवार को देते हैं, अगली बार उसका टिकट कट जाता है, फिर तीसरे को सिंबल मिल जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो लोकल फैक्टर है, जो स्थानीय लीडरशिप है, और जहां पर अखिलेश यादव ने उनका असेसमेंट उन सीटों पर गलत साबित हुआ, जहां पर रिवेलियन हो सकता है, जहां पर विरोध हो सकता है, उसके कारण उन्हें उन सीटों पर कई बार उम्मीदवार बदलने पड़े। जैसे कि मेरठ की सीट पर जिस तरह से उन्होंने पहले सिंह साहब को टिकट दिया, उसके बाद फिर उन्होंने अतुल प्रधान को दिया। अतुल प्रधान ने तो ये भी कहा कि अगर उनका टिकट कट जाता है तो वो रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया और उसके बाद वो मान गए और वहां पे तीसरी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं किसी सीट पर रिवेलियन। दूसरा जो फैक्टर है कि अखिलेश यादव का जो सोशल केमिस्ट्री, जो सोशल कोलिशन जिसको कि उन्होंने बिठाया है कि अति पिछड़ा, गरीब, ये सारे जो जातियां हैं उनको इकट्ठा करके वो एक तरह का रेनबो कोलिशन बनाना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी का नॉन डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी जातियों पे फोकस है, जिस तरह से नॉन डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी जातियां उन्होंने इकट्ठा की है, तो उसी तरह से अखिलेश यादव एक अपना कोलिशन के जरिए बीजेपी को मात देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में कहीं पर वैसी सीट जहां पे उन्होंने दलित कैंडिडेट को दिया, जैसे मेरठ की सीट पर, तो उनको लगता है कि ओबीसी नाराज हो जाएगा और इसलिए उन्होंने वहां पर उस सीट पे नया कैंडिडेट दिया। लेकिन इसके साथ में जो एक बड़ा लार्जर मैसेज जाता है कि जो एक बड़े स्टेट का, जहां पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी कि कई सारे राज्यों को मिला दिया जाए तो एक इकलौता उत्तर प्रदेश आता है। वहां पर अखिलेश यादव अगर 60 से ज्यादा लोकसभा की सीटें लड़ रहे हैं और वहां पर 10 से 15 सीटों पर इस तरह के हालात हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है? उसका इंपैक्ट ये होता है कि जो समाजवादी पार्टी का कैडर है वो कंफ्यूज होगा। उसे आज तक ये नहीं पता कि बदायूं में कौन लड़ रहा है, शिवपाल यादव लड़ रहे हैं या फिर उनके बेटे आदित्य यादव लड़ रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से बागपत की सीट है, उसी तरह से मेरठ की सीट है, तो तमाम सीटों पर जो ये कंफ्यूजन होता है कि यानी कि कौन कैंडिडेट किसका करीबी है, कौन कैंडिडेट आजम खां का करीबी है, कौन अखिलेश यादव का करीबी है, और उससे जो वोटर है, जो उनका जो कैडर है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उस कंफ्यूजन की वजह से उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ता है। हालांकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी चुनाव लड़ी थी, तो इसलिए अखिलेश यादव और बीएसपी ने मिलकर 15 लोकसभा की सीटें हासिल की थी और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था अगर 2014 के आंकड़े से देखें। लेकिन जिस तरह से हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ये फेरबदल अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता, उनकी जो लीडरशिप है और जिस तरह से सीटों की केमिस्ट्री है, सीटों का गणित है, उस पर सवाल खड़ा करता है।
शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।